जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को हम हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो किया जा रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एटम के जो हैं वो 7 शेल्स हो सकते हैं। लेट्स से दैट कि ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 2n² फार्मूला होता है जिससे आप निकाल सकते हैं किसी भी शेल की वैल्यू। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ये पहला शेल है, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन 7। बेसिकली दे आर आस्किंग द थर्ड शेल। n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और फिर 9 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 2 9s आर 18। तो लिहाजा 18 यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर लेट्स से दैट n की वैल्यू जो है वो 4 होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की वैल्यू 1 होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 1 हो तो चलें ये मैं हेल्प कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 1s are 2, तो लिहाजा पहले शेल में 2। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, तो लिहाजा दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और तीसरे शेल में n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18। ये मैंने आपको 3 के बता दिए हैं। 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32। चलिए 4 आपके सिलेबस तक है तो मैंने 4 भी बता दिए, 32। आगे मुझे अब आप बताएं कि अगर इफ़ वी मूव अहेड तो 5 6 7 में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद सवाल कर रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपको पता है विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले किया था, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम के बारे में, यानी किस चीज़ के बारे में हमें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो प्यारे बच्चों, विलियम क्रुक्स का नाम आता है, इसके अलावा गोल्डस्टाइन का नाम आता है। ठीक है, विलियम क्रुक्स और गोल्डस्टाइन, यूजीन गोल्डस्टाइन पूरा नाम था साइंटिस्ट का। इन्हीं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो है, जिस तरह वो घरों में बल्ब होता है, आप कह लें उसमें जो लाइट पैदा होती है, तो इनसे हमें 2 चीज़ों के बारे में पता लगता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो यू कैन से सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से की गई थी। और ये एक्सपेरिमेंट्स तकरीबन 1876 के लगभग जो है वो किए गए थे। तो उसके बाद से होने वाले वक्त में और तकरीबन 1990s तक, आप कह लें कि 1890s तक जो है वो कंप्लीट स्टोरी पता लग चुकी थी इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स को पहले एक और नाम दिया जाता था, दैट वाज कैथोड रेज। ठीक है, दैट वाज कैथोड रेज। और प्रोटॉन्स को जो पुराना नाम दिया जाता था दैट वाज केनाल रेज। ठीक है, केनाल रेज या पॉजिटिव रेज। और भी डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन पे काम किया, लेकिन यू कैन से कि दीज 2 साइंटिस्ट, विलियम क्रुक्स और यूजीन गोल्डस्टाइन, ये दोनों के नाम सर फहरिस्त हैं और डोमिनेंट है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। और सबसे पहले ग्लास में लो प्रेशर के ऊपर गैसों से बिजली गुजारने का काम विलियम क्रुक्स ने ही किया था। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है, व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। मेरे बच्चों, हम बेसिकली जो लेट्स से दैट हाइड्रोजन है, जिस तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, एक और हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 2 होता है, एक और हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास जो है वो 3 होता है, और सबका एटॉमिक नंबर 1 1 ही होता है। तो जो 1 वाला है इसको हम प्रोटियम कहते हैं, और जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, आपको पता ही होगा। और जो थर्ड नंबर पे आता है उसको हम ट्रीटियम कहते हैं।
अब चूँकि जो 99% पीरियोडिक टेबल में हमें जो हाइड्रोजन मिलता है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में हमें हाइड्रोजन मिलता है वो उसका मास है हाइड्रोजन का 1.008 और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी राउंड ऑफ करें तो इसका वज़न 1 ही बनता है। तो ये 2 मास वाला और 3 मास वाला हाइड्रोजन हमें पीरियोडिक टेबल में मिलता नहीं है। तो बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन प्रोटियम को जगह मिली है लेकिन ड्यूट्रियम को ट्रीटियम को जगह क्यों नहीं मिली। उसके पीछे वजह यह है कि जो कुदरत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसी का नाम ज़्यादातर लिया जाता है, उसी एलिमेंट का नाम ज़्यादातर तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो है तीनों को कलेक्टिवली हम हाइड्रोजन कह देते हैं। ठीक है, तो चूँकि कुदरत में ज़्यादा ये मिलता है और फिर डेफिनेटली इसकी भी कोई माइनर सी ट्रेसेस की अमाउंट मौजूद है, ये भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है जैसे 1 को, तो ये भी एक मेथड है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, तो वो ये निकलता है। तो इसी वज़न को रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में और इस सिंबल को और इस एटॉमिक नंबर को यूज़ कहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है, तो लिहाजा इसी हाइड्रोजन को जगह मिलती है जो कि इनका एवरेज एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन होता है। वैसे मैं आपको मज़े की बात पता चलूँ कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक का वज़न जो है वो 35 है। ठीक है, क्लोरीन 17th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और एक क्लोरीन का वज़न जो है वो 37 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है। ये जो क्लोरीन है 35 वाला, ये तकरीबन 75% कुदरत में मिलता है, और ये वाला जो क्लोरीन है जो कि 37 मास रखता है, ये तकरीबन 25% हमें कुदरत में मिलता है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल दें तो फिर एवरेज निकालने के बाद इसका जो मास बनता है वो 35.5 बनता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो है आप कह लो कि 35.5 वाले मास को लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 17 के साथ। तो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो वो बना 35.5। तो इस वाले एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं बजाय कि हम इसको लिखें या इसको लिखें। तो एक तो बात क्लियर होगी कि सारे आइसोटॉप्स को जगह नहीं मिलती। अगर लेट्स से दैट पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, तो अगर हम इनके आइसोटॉप्स भी मिला लें तो एलिमेंट्स तो फिर 250 प्लस हो जाएंगे। तो कुदरत में जो मिलते हैं, मतलब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं वो 92 हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कि एग्जैक्ट मास वाले एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलते। सो दे आर आस्किंग व्हाई आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन द पीरियोडिक टेबल। Periodic table cannot accommodate a large number of isotopes of a different elements. Some of the isotopes are unstable and they have also rise to the different elements. All the isotopes have the same atomic number, so there is no need to give them a separate places. Isotopes do not show a periodic behavior. तो ये बात तो सच है, ठीक है। और इन तीनों में से अब क्लोज ट्रांसफर क्या लिया जाएगा? पीरियोडिक टेबल कैनॉट एक्यूमुलेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल बनाने पे, हम बड़ा पीरियोडिक टेबल भी बना सकते थे, तो एक इतना सॉलिड रीज़न नहीं लगता मुझे। सम ऑफ द आइसोटॉप्स आर अनस्टेबल एंड दे गिव राइज टू द डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये ट्रीटियम है, ये रेडियो एक्टिव है, इसमें से शुआएँ निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा शुआएँ होती हैं, इनमें से कोई एक शुआएँ इसमें से निकलती हैं। जिस तरह कोबाल्ट 60 है एक एलिमेंट, उसमें से आप कह लो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, शुआएँ निकलते हैं, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये चेंज हो जाते हैं, जैसे एक एलिमेंट है पहले ग्रुप में से फ्रांसियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद चेंज हो जाता है जब भी इसको लैब में बनाया जाता है। तो ये भी चेंज हो जाते हैं, दैट्स वाई हम शायद इनको नहीं लिखते, वो ये कह रहे हैं। फिर ऑल अदर टॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम अ सेपरेट प्लेस। तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। तो इस कन्फ्यूजन का जो है हम जवाब बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है जिसमें हम ये कहें कि इसका जवाब नहीं निकल सकता। देखें, अब लेट्स से दैट हम इन्हीं आइसोटॉप्स की बात कर लेते हैं कि अब ये जो 3 आइसोटॉप्स हैं जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम है, इनमें मास चेंज हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसलिए एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है हम एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं, एटॉमिक मास की बेस पर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में शो नहीं कर सकते, इनका हम एवरेज लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने क्लोरीन की एग्जांपल ली कि 35, 37 एग्जिस्ट करते हैं कुदरत में, तो इन दोनों को जगह देने की बजाय सिर्फ क्लोरीन 17 लिख दिया जाए, उनका एवरेज मास लिख दिया जाए। तो इसमें जवाब इसका जो है वो सी होगा, ठीक है।
that all isotopes have same atomic number. So there is no need to give them a separate places. So C is the right answer for this question. और मैं इस पर काफ़ी कन्फर्म्ड हूँ, इट्स नॉट अ कन्फ्यूजिंग वन कि आप कहें कि ये कन्फ्यूजिंग आंसर है. सो दैट इज़ क्वाइट श्योर. ठीक है. अगला क्वेश्चन हो रहा है जी, विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप्स. मतलब क्या चीज़ डिफरेंट होती है आइसोटॉप्स में. देखिए प्यारे बच्चों, इफ़ वी वांट टू लुक एट इट, कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस हैं. हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं या कार्बन की ले लें. कार्बन के भी 3 न्यूक्लियस होते हैं. तो कार्बन में प्रोटॉन 6 होते हैं, ठीक है, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं. और न्यूट्रॉन इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, इस न्यूक्लियस में 8 होते हैं. इस दोनों मैसेस को करें प्लस तो मैस 12 निकलता है. इसका मैस 7 और 6 13 बनेगा. इसका मैस करें तो दैट इज़ 14. तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. इस तरह से हाइड्रोजन को ले लें, इसका हाइड्रोजन का सबका एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, जबकि प्रोटॉन इसमें 1 1 है और न्यूट्रॉन इसमें 1 2 और 3 के हिसाब से होंगे. तो इसका मैस अगर आप निकालें, बल्कि जो पहला हमारे पास है उसमें 0 न्यूट्रॉन होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा. तो इसमें 0 और 1 को प्लस करें तो आंसर 1 रहेगा, 1 और 1 को करें तो 2 रहेगा, और 1 और 3 को करें 1 और 2 को करें तो 3 हो जाएगा. 1 और 1 2. तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 तीन आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं. इसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहते हैं. और यहाँ से इसको कार्बन 12, कार्बन 13. अब इसमें क्या चीज़ मैच कर रही थी? प्रोटॉन सब में मैच कर रहे थे, इसमें भी. और एक मज़े की चीज़ ये है कि जितने अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो सब में इलेक्ट्रॉन तो एक एक ही नज़र आएगा, और इसमें सब में इलेक्ट्रॉन आउटर द न्यूक्लियस 6 नज़र आएंगे, क्योंकि इनका सबका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी प्रोटॉन नंबर 6 है. तो यहाँ पर ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो पार्टिकल चेंज हो रहा है, यानी कि इफ़ यू जस्ट लुक एट इट एनी एटम, तो जो पार्टिकल चेंज हो रहा है, जो पार्टिकल तब्दील हो रहा है, वो बेसिकली न्यूट्रॉन है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तकरीबन सब एलिमेंट्स में सेम रहते हैं, प्रोटॉन भी सेम रहते हैं, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आप कहें कि सेम रहते हैं तो ये बात गलत होगी. तो सिर्फ न्यूट्रॉन ही चेंज होते हैं. किसी न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, किसी न्यूक्लियस में कुछ न्यूट्रॉन्स हैं. सो दैट इज़ वाई आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, और दैट इज़ द राइट ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है. इफ़ यू जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर. हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, मैं आपको एक बात पता चलूँ कि एलिमेंट्स बेशक डिफरेंट हो जाएं, लेट्स से दैट कि ये प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है, लेकिन जब भी ऑक्सीजन से मिलेगा तब भी ये पानी बनेगा. अगर ये ऑक्सीजन से मिलेगा तब भी इसको हम हैवी वाटर कहेंगे, और अगर ये भी पानी बनेगा तो उसको भी हम रेडियो एक्टिव वाटर कहेंगे. तो पानी के वज़नी हो जाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो फ़र्क पड़ता है. ठीक है, टेक्निकली तो आप यही सोच रहे होंगे कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब तो पानी ही बना रहे हैं. लेकिन साइंसदानों ने ये देखा है कि अगर हमारे पास एक बीकर है नॉर्मल पानी का, यानी जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1 1 लिया गया है, और एक बीकर है हमारे पास पानी का जिसमें हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1 2 यानी ड्यूट्रियम लिया गया है, इसी इसको D2O कहा जा रहा है. इसको पानी नॉर्मल वाटर को H2O कहते हैं. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है तकरीबन कोई 101.4 डिग्री सेल्सियस, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हैवी वाटर का क्यों है? क्योंकि देखें, जो नॉर्मल वाटर होता है उसका जो वेट है दैट इज़ 18 ग्राम्स पर मोल, जबकि जो हैवी वाटर है उसका जो वेट है दैट इज़ 20 ग्राम्स पर मोल. अब हैवी होने की वजह से क्या होता है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बढ़ जाती है, इसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. नॉर्मल वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हैवी वाटर की ज़्यादा हो जाती है, यानी D2O की ज़्यादा हो जाती है. इसलिए जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हवा से लग रहा है इस वक्त सरफेस के ऊपर, तो दोनों पे 1 एटमॉस्फेयर ही प्रेशर लग रहा है. लेकिन इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूँकि स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको बॉयल करने के लिए. सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि हैवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिव नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, और 101.4 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर होगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास. देखें, इसी की मैं बात कर रहा था आपसे, रिलेटिव एटॉमिक मास की. हाइड्रोजन गिवन टू द अबंडेंस ऑफ इट्स 2 आइसोटॉप्स. अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन 99.9844% है, और फिर जो ड्यूट्रियम है वो 0.0156% है,
तो इनका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो डेफिनेटली जब इन दोनों आइसोटॉप्स का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी, that is something like 1.0078, right? A option is the right answer. Comparative. और इफ़ यू आस्क मी कि अगर ये अबंडेंसेस हैं तो फिर अगर हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास ये है तो फिर ड्यूट्रियम का क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, ड्यूट्रियम का ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शन ई बना लेते हैं। ऑप्शन ई में आप लिख लें ड्यूट्रियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 2.014, ठीक है, 2.014, ठीक है। तो बहरहाल आंसर हमारा जो है ए होगा, ये हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर ये अबंडेंस मौजूद है, ये परसेंटेज मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने पत्थरों पर रिसर्च करते हैं, पुरानी हड्डियाँ, पुराने पेट्रोल वगैरह, फॉसिल फ्यूल जो निकलता है, पुराना कोयला, कोल वगैरह, उसकी उम्र मालूम करते हैं। तो कार्बन 14 की मौजूदगी से जो है हम इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये भी मैंने आपको बताया था, 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। दे आर आस्किंग कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग जो है वो कैसे यूज़फुल रहती है। इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर, हेल्प टू डिटर्मिन द यूजफुलनेस ऑफ द मैटर, हेल्प टू डिटर्मिन द मैटर ऑफ रेडियो एक्टिव और नॉट, ठीक है। तो ये डेटिंग से ही आपको याद रहना चाहिए कि एज, यानी कि इससे हम किसी भी फॉसिल की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि डायनासोर्स इतने पुराने थे और इस तरह रहते रहे और ये हुआ वो हुआ, तो आप कह लो कि उसके पीछे राज ये कार्बन डेटिंग का मेथड ही है। तो ये बड़ी क्लासों में सीखेंगे रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कैसे की जाती है, थोड़ा बहुत आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। उसके बाद व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट, यानी न्यूक्लियस एक प्रॉपर बना रहता है, अपनी शक्ल सूरत बरकरार रखता है। देखें ना, जब आप एटम को तोड़ते हैं तो जैसे ये न्यूक्लियस है, लेट्स से दैट इट्स अ न्यूक्लियस, तो ये इंटैक्ट रहता है। इसके जो बाहर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये कभी अंदर बाहर हो जाते हैं और इनको हम आयनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इस अमल को। लेकिन न्यूक्लियस इतना इंटैक्ट क्यों रहता है, यानी कि अपनी शक्ल सूरत में बरकरार रहता है। और कभी कभी आपने ये भी सीखा हमसे कि जो यूरेनियम 235 है, इसको हम तोड़ देते हैं बेरियम में और क्रिप्टॉन में, ठीक है, और बहुत सी एनर्जी जो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी निकलता है और बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और अगर हम इस यूरेनियम को हिट करें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन और पैदा होते हैं। तो ये यूरेनियम टूट कैसे गया बेरियम क्रिप्टॉन में? मतलब इसका जो न्यूक्लियस है ये फिजन रिएक्शन होता है, इसका जो इंटैक्ट न्यूक्लियस है ये टूट जाता है और ये छोटे छोटे से न्यूक्लियस में जो है वो तब्दील हो जाता है बड़ा न्यूक्लियस। तो इसमें ये कैसे हुआ? इसका एटॉमिक नंबर 92 है यूरेनियम का, मास नंबर 235। तो ये कैसे हुआ? न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग बॉडी कैसे, मतलब अगर आपकी बॉडी में न्यूक्लियस टूट जाए तो आप तो फ़ौरन मर जाएंगे, तो न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग कैसे रहता है? दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इतना इंटैक्ट क्यों रहता है, ठीक है। सो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक न्यूक्लियर फोर्स, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ डायपोल फोर्स। तो बच्चों, इसके पीछे आपने जो रीज़न मैं आपको देने लगा हूँ आपने याद रखना है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत होती है जो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को आपस में जेल करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, जिस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस कभी भी ब्रेक नहीं होता है। सो दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है जी, ये जो डायपोल फोर्स है ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बिटवीन एटम्स होती है, जो एटम्स को इकट्ठा रख सकती है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये एटॉमिक फोर्स है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कह लें कि एक न्यूक्लियर फोर्स ही है, लेकिन जो न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखती है, दैट इज़ इंटैक्ट मीन इकट्ठा रखती है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो अगला क्वेश्चन है जी, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर लेट्स से दैट हमारे पास ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये इसके गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये क्यों नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसमें डिप कर जाएं और आपस में ये मिल जाएं? तो इस पर भी काफ़ी रिसर्च होती रही पिछले 150 सालों में, और हम कुछ जवाबात लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने साइंसदान। बाय कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी, by revolving around the nucleus due to the wave-like nature,
द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस कीप्स देम अवे। ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को गिरने नहीं देती न्यूक्लियस के अंदर? इसमें ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब इसका जवाब तो मैं आपको बहुत सी हेडिंग्स के साथ दे सकता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स, क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी फोर्स, जिसमें वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंट्रैक्शंस को ले सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं और बैलेंस फोर्सेस की बात कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे कहेंगे कि सर इन ऑप्शंस में से बताएं कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता न्यूक्लियस के अंदर? तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ड्यू टू दी वेव लाइक नेचर, ठीक है, ये एक वजह हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस कीप्स देम अवे, कि न्यूक्लियस में कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं आता। और बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये घूमने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, इस वजह से नहीं करीब आता। या फिर बाय कीपिंग देमसेल्व्स स्टेशनरी, या ये भी रुका हुआ है। ये तो आंसर बिल्कुल ही गलत है, ये वाला, इसको तो आप ले नहीं सकते। और मैग्नेटिक फील्ड एक वजह है, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है। बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड ड्यू टू द वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर की वजह से जो है वो कभी भी न्यूक्लियस में डिप नहीं करता। इसमें हम सी ऑप्शन को ही सबसे बेस्ट आंसर कंसीडर करेंगे और यही इसका आंसर होगा। रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस से भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो पैदा होती है, लेकिन इसका अगर आपके पास कोई और रीज़न भी है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताएं। लेकिन मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ जाऊंगा, जिसमें वो ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है, जिस वजह से वेव्स नहीं गिरेंगी डेफिनेटली न्यूक्लियस में जाकर, बिकॉज दे आर मूविंग। तो वेव लाइक नेचर ही सबसे सूटेबल आंसर रहेगा। इसको सबसे पहले डी ब्रोगले ने भी बताया था वैसे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है रुबीडियम, इसका सिंबल जो है वो आर बी है, कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटॉप्स, रुबीडियम 85 एंड रुबीडियम 87। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटॉप 72%, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 72% है। What is the percentage abundance of the other isotopes, heavier isotopes? Its atomic mass is 85.47, ठीक है। अब what they are asking कि अगर हमारे पास रुबीडियम है, उसके दो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, 85 और 87, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटॉप की 72% है, यानी ये परसेंटेज हमारे पास 72 है जो लाइटर आइसोटॉप्स है। व्हाट इज़ द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटॉप? तो इसकी अबंडेंस क्या होगी? और इसके अलावा इट्स एटॉमिक मास इज़ 85.47, और इसका जो एटॉमिक मास है वो 85.47 है, यानी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो बताया जा रहा है। ये वाला जो मास है ना ये वाला है ना ये वाला है, बल्कि वो ये वाला मास, ये जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है रुबीडियम का, जो प्रोडक्ट टेबल में लिखा हुआ है। तो आपने इन दोनों रीडिंग से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें आप ये इक्वेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेट्स से दैट कि रुबीडियम का जो एवरेज एटॉमिक मास था वो 85.45 था, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर क्लोरीन का ये एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डाटा मौजूद है जिसमें 85 रुबीडियम 85 जो है वो 72% है। रुबीडियम 87 जो है वो कितने फ़ीसद होगा? ही इज़ बेसिकली आस्किंग, यानी कि वो हैवियर आइसोटॉप्स की अबंडेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसका एवरेज लिख दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास लिख दिया। यहाँ पे आप रुबीडियम जो है वो लेंगे 85 ले लें पहले, और 85 की परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई कर दें, विच इज़ 72.2%, ठीक है। और फिर आप जमा करेंगे इसकी साथ, रुबीडियम हैवियर के साथ। हैवियर आपके पास 87 है, और डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स के साथ, यानी कि जो परसेंटेज आपको अब नहीं पता है, और आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, जो कि आपको एज़ पर दिस इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है। 100 को यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू से उठा के डिवाइड कर देंगे, एक्स का आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यू विल बी थिंकिंग कि एक्स का आंसर जो है वो क्या आएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक रुबीडियम 85 जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, जो आपको दे दिया 72.17 होता है वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन 72.2 दी हुई है उन्होंने आपको बुक में, तो ये लिख लें आप। और जो रुबीडियम 87 होता है, यानी इसकी जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं बेसिकली, एंड दैट इज़ 27.83 इसका आंसर होगा, ठीक है। तकरीबन इसी के करीब आपका आंसर आएगा। तो 27.83 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन आपका आंसर क्या बन जाएगा? 28%।
सो ये मेथड है इसका आंसर निकालने का। आई होप सो आपने निकाल लिया होगा। और अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप अभी व्हाट्सएप करें, मैं आपको जो है इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। माइनर सी अमाउंट है, बिल्कुल इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा होगा। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके भी नोट्स मैंने बना लिए हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, इनके भी नोट्स बन गए हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, इनके भी मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये भी आप हासिल करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और यहाँ पर कॉर्नर में एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड सारी बुक की मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, इट विल हर्ट कि अगर आप सारा पढ़ कर जाते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जल्दी से इस चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो और उनकी भी केमिस्ट्री में A+ आए। फ़िज़िक्स, मैथ सारी तकरीबन इस चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं आपके सब्जेक्ट्स की, जिससे आप इजीली घर में LCD पर, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं और A+ ग्रेड अपने एग्ज़ाम्स में हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.